अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 22 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ PDO के बारे में बात करूंगा। PDO स्टैंड करता है PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स और इसकी मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो लेसन था उसमें मैंने MySQLi एक्सटेंशन की बात की थी। अगर आप MySQLi को PDO के साथ कंपेयर करते हैं तो PDO में कुछ ज़्यादा हमें फंक्शनैलिटी मिल जाती है। मतलब इसमें इसके कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं। मतलब ये कि इसके साथ आप डिफरेंट डेटा बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो इंटरफेस है वो बेसिकली हमें एब्स्ट्रैक्शन देता है। मतलब ये है कि हमें कोड को चेंज नहीं करना पड़ता, सिर्फ डेटाबेस की जो डिटेल्स हैं, डेटाबेस नेम है और जो डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स हैं, सिर्फ वही वाला पार्ट मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन एक सिंगल इंटरफेस के साथ हम डिफरेंट डेटाबेसिस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, ये बल्कि मैं आपके सामने टाइप कर देता हूँ ताकि आप इसको मिस ना कर पाए। which allow us to interact with database। जो फर्स्ट है वो MySQLi है और जो सेकंड है वो PDO है। जो MySQLi एक्सटेंशन है इट ओनली वर्क्स विद MySQL डेटाबेस। और अगर आप PDO की तरफ आते हैं, it works with a lot of databases। और जो डेटाबेसेस इसके साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं उनमें से कुछ मैं आपके सामने लिख देता हूँ। MySQL ऑब्वियसली मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद Oracle भी यूज़ कर सकते हैं आप, Microsoft Access भी यूज़ कर सकते हैं, Microsoft SQL सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ SQLite भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आप PostgreSQL भी यूज़ कर सकते हैं। ये चंद एक डेटाबेसेस के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये तमाम डेटाबेसेस आप PDO के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि PDO की एक्सटेंशन इन तमाम डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है। और इसके अलावा कुछ और भी डेटाबेसेस हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी है। अगर आप MySQLi की बात करते हैं तो इसके दो इंटरफेसेस हैं असल में। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। जो फर्स्ट इंटरफेस है वो है प्रोसीजरल इंटरफेस और जो सेकंड है वो है असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस। लेकिन अगर आप PDO की तरफ आते हैं, इट हैज़ अ सिंगल इंटरफेस विच इज ऊप। अब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। बल्कि जो इसमें सिक्योरिटी की अगर आप बात करते हैं तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन दोनों एक्सटेंशंस में इक्वल है, एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, कुछ डेवलपर्स कहते हैं कि शायद पता नहीं PDO ज़्यादा सिक्योर है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात आती है, हमें सिक्योरिटी का लेवल सेम मिलता है, चाहे आप MySQL एक्सटेंशन यूज़ करें चाहे आप PDO यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप PDO यूज़ करें, क्योंकि जो PDO है ये असल में फ्यूचर है। अगर तो आप ये सोचते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है और आपने हमेशा के लिए उस पर MySQL की डेटाबेस ही यूज़ करनी है, तो फिर बेशक आप उसके साथ MySQLi वाली एक्सटेंशन यूज़ कर लें। इनको लाइब्रेरीज भी कहते हैं, इनको एक्सटेंशन भी कहते हैं, आपकी मर्जी है। आप जिस तरह से आपकी समझ में आता है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम गुजर जाने के बाद हो सकता है कि आप डेटाबेस से स्विच कर लें, यानी कि पहले आप कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहे थे MySQL और लेटर ऑन आप कोई दूसरी डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे थे, तो उसके लिए फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप PDO का इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी की जो बात आती है मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ।
ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोथ PDO एंड MySQLi गिव सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इस पार्ट को मैं सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी, इसको मैंने अपर केस में लिख दिया, काफ़ी मैंने प्रोमिनेंट कर दिया ताकि जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए। जिस तरह दूसरे लोग सोचते हैं आप भी सेम वैसे ना सोचें, जो रियलिटी है आप उसकी तरफ आए। ओके, इंटरफेसेस की बात आ गई। इसमें प्रोसीजरल है, उसके बाद ऊप है, लेकिन अगर आप पीडीओ में आते हैं तो इसमें सिर्फ एक इंटरफेस अवेलेबल है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जो आज का वीडियो लेसन है इसमें मैं बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करूंगा, और जो मैं टेक्निक इसमें यूज़ करूंगा वो बिल्कुल एक बेसिक टेक्निक है, उसको ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल लर्निंग की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक क्यों आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि इसमें आपका जो डेटा है, आपके जो वेरिएबल्स हैं, उनको आप डायरेक्टली डेटाबेस क्वेरीज के अंदर लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने वेरिएबल्स को प्रॉपरली सैनिटाइज करते हैं और डेटाबेस के अंदर स्टोर करने से पहले उनको प्रॉपरली एस्केप करवाते हैं, तो फिर कोई झंझट नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा। जो एसक्यूएल इंजेक्शन है आपको उससे स्टिल प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, तो इस टेक्स्ट को अब मैं रिमूव करता हूं और देखते हैं हमारे पास डेटाबेस में किस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं और उनको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस में, एक राइट और एक रीड टाइप। जो राइट टाइप ऑपरेशंस होते हैं जिनमें डेटाबेस में डेटा राइट किया जाता है, उसमें डिलीट है, सीक्वेंस में लिख देता हूं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और जो रीड टाइप ऑपरेशन है वो बेसिकली सेलेक्ट है। और पीडीओ यूज करते हुए जब आप राइट टाइप ऑपरेशंस लिख रहे होते हैं तो इनके लिए आप बेसिकली एग्जैक्ट के नाम से एक मेथड है वो यूज करते हैं। और जब आप रीड टाइप ऑपरेशन लिख रहे होते हैं, यानी कि अगर आप सिलेक्ट की क्वेरीज लिख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्वेरी के नाम से मेथड है वो यूज करते हैं। ओके, इसके वही बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कराते हैं, और कनेक्शन जैसे ही आपका एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखता हूँ, कनेक्टिंग विद डीबी, और उसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और ये वेरिएबल डेटाबेस के कनेक्शन का इंस्टेंस होल्ड करेगा, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, इक्वल्स टू पीडीओ। अब जो पीडीओ के नाम से यहाँ पे मैं ये मेथड यूज ये कंस्ट्रक्टर है असल में, ये जो कंस्ट्रक्टर मैं यूज कर रहा हूँ इसको कुछ पैरामीटर्स पास करना होंगे। इसको बेसिकली दो तरह के पैरामीटर पास किए जाते हैं। जो सबसे पहला वाला पैरामीटर है, यहाँ पे डेटाबेस नेम बताना पड़ता है, यानी कि डेटाबेस आप कौन सी यूज करना चाह रहे हैं। जो मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ वो MySQL है, इसको डेटाबेस ड्राइवर भी कहते हैं। और इसके आगे होस्ट इक्वल्स टू, जो होस्ट नेम है वो लोकल होस्ट है। ये आप लोग भी जानते हैं, जिस टाइम पे आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, आप कोई भी लोकल होस्ट सर्वर यूज़ करते हैं तो आपका होस्ट नेम लोकल होस्ट ही होता है। लेकिन जिस टाइम पे आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देते हैं, यानी कि वेब सर्वर पे अपडेट अपलोड कर देते हैं, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि वहाँ पे भी आपको जो होस्ट नेम है, डीबी होस्ट नेम, वो आपको लोकल होस्ट ही यूज़ करना पड़ता है। कुछ रेयर केसेस आते हैं जिनमें आपको लोकल होस्ट यूज़ नहीं करना पड़ता, आपको कोई और होस्ट नेम वहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। ओके, लोकल होस्ट, उसके आगे टर्मिनेटर आ जाएगा जो कि सेमीकोलन है। इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और उसके बाद मैं लिखूंगा डीबी नेम इक्वल्स टू जो भी मेरी डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस का नाम है टेस्ट अंडरस्कोर डीबी। टेस्ट अंडरस्कोर डीबी ये वही डेटाबेस है जो मैंने MySQLi वाली एक्सटेंशन के साथ इस्तेमाल किया था, ये सेम वही डेटाबेस है। ओके, उसके बाद आगे यूजर नेम आ जाता है, वो रूट है, और पासवर्ड आ जाता है। पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया हुआ, यानी कि अगर आप कोई भी लोकल होस्ट सर्वर अपने पास इंस्टॉल करते हैं और अगर आप पासवर्ड सेट नहीं करते हैं तो पासवर्ड वाली फील्ड आपको एम्प्टी छोड़ना पड़ती है। अब यहां पे आके एक चेक लगा लेते हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था या नहीं हुआ था। $DB, इसके साथ मैं नॉट लिख देता हूं।
स्क्रिप्ट को डाई कर देते हैं साथ ही, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनेबल टू कनेक्ट डीबी। ये तमाम काम मैं बिल्कुल बेबी स्टेप्स में कर रहा हूँ। अगर आपको किसी जगह पे कंफ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एको कनेक्टेड, कुछ ब्रेक टैग्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा इसकी जो आउटपुट है वो काफ़ी नीट नज़र आए। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद इसको ब्राउज़र में देखते हैं। रिफ्रेश, फैटल एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन पीडीओ। ओके, ये पीडीओ को अनडिफाइंड क्यों कंसिडर कर रहा है? ओके, हाँ माय बैड, यहाँ पे मुझे न्यू लिखना पड़ेगा। बेसिकली मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पीडीओ टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। रिफ्रेश और देखें कनेक्टेड। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं अपनी डेटाबेस का नाम एक्सीडेंटली कोई डिफरेंट टाइप कर देता हूँ जो कि डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखें, ये डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती मेरे पास। इसको सेव करते हैं और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपके सामने एक अजीबो-गरीब किस्म का मैसेज आ गया। अगर आप इस मैसेज को रीड करते हैं, बेसिकली ये फैटल एरर है और ये क्या कहता है, अनकॉट एक्सेप्शन, और जो एक्सेप्शन का नाम है वो है पीडीओ एक्सेप्शन विद मैसेज, और ये उसके आगे उसका मैसेज आ रहा है। उसके आगे लिखा हुआ है अननोन डेटाबेस, जो कि मैंने डेटाबेस का नाम वहाँ पे स्पेसिफाई किया था। उसने कहा कि ये एक अननोन डेटाबेस है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, और उसके आगे उसने उस फाइल की लोकेशन बताई है, और ये पूरा स्टैक ट्रेस है। तो ये आगे फर्दर चल रहा है, और इसमें जो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है, अगर आप इसको नोट करते हैं तो इसमें कुछ पैरामीटर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वही पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी पीछे स्पेसिफाई किए थे। किस जगह पे? अपनी फाइल में। ये वाले पैरामीटर्स, रूट है, पासवर्ड मैंने कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया था। तो देखें सब कुछ यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये बेसिकली एक एक्सेप्शन थी जिसको थ्रो किया गया था। जब भी आप पीडीओ यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब भी आप उसके कनेक्शन वाला पार्ट लिख रहे होते हैं, कनेक्शन वाला कोड अगर लिख रहे होते हैं, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कनेक्शन वाले कोड को ट्राई एंड कैच ब्लॉक में लिखें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, और ट्राई एंड कैच ब्लॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इजीली एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। और ये जो भयानक सा मैसेज आपको नज़र आ रहा है, जो कि एक एंड यूज़र को नज़र नहीं आना चाहिए, ये फिर उस यूज़र को नज़र नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे डेंजरस है, यहाँ पे डेटाबेस के जो क्रेडेंशियल्स हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन वो एक्सपोज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम आपको नज़र आ रहा है, उसके आगे पासवर्ड वाली फील्ड एम्प्टी है। तो जो पासवर्ड वाला पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश कर देने पे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, पासवर्ड भी नज़र आ रहा है। तो आपकी जो डेटाबेस है वो इजीली हाईजैक हो सकती है अगर आप इन चीज़ों की टेक केयर नहीं करते हैं। देखिए मैंने नीचे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स भी यूज़ की हुई हैं, लेकिन स्टिल मेरे पास ये इशू आ रहा है। ये इशू इस तरह से रिजॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि उनको अभी इस टाइम पे यूज़ किया जाए। ये राइट टाइम नहीं है उनको यूज़ करने का। ओके, इस इशू को अब फिक्स करते हैं, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और जो कनेक्शन वाला पार्ट है इसको उठा के मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ। इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये कैच वाला ब्लॉक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, और जो मेरे पास एक्सेप्शन आ रही है वो पीडीओ एक्सेप्शन है असल में। और अब यहाँ पे आके मैं मैसेज शो करवा देता हूँ, बल्कि यहाँ पे स्क्रिप्ट को डाई कर देते हैं, एग्जीक्यूशन को डाई कर देते हैं। Unable to connect with DB। रिफ्रेश, और देखें अब वो तमाम इंफॉर्मेशन गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेप्शन थी उसको मैंने कैच कर लिया यहाँ पे कैच वाले ब्लॉक पे, और कैच कर लेने के बाद मैंने एक ये मैसेज शो करवा दिया जो कि एक एंड यूज़र की समझ में आ सकता है।
अब फॉर एग्जांपल जब आप काम कर रहे होते हैं और मतलब जिस टाइम पे आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट टाइम पे आपने अपने कोड को डिबग करना होता है। तो डिबगिंग के लिए हमारे पास इसका एक मेथड अवेलेबल है जो कि एक्सेप्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन की क्लास है असल में, और ये उस क्लास की टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? जैसे ही कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी देखिए मैं ऊपर एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने इनवैलिड डेटाबेस नेम लिखा, तो उसकी वजह से एक एक्सेप्शन थ्रो हो रही है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट अब अवेलेबल है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो डाई की जगह पे डिबगिंग के लिए मैं इसको आउटपुट करवा देता हूँ, यानी कि डॉलर ई गेट मैसेज। अब ये डिबगिंग के लिए मैसेज आपको नजर आएगा। रिफ्रेश, और ये देखें इसमें जो बहुत सारी आपको कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन नजर आ रही थी वो रिमूव हो गई, और उसके बाद सिर्फ आपको नजर आ रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर एट लोकल होस्ट और यूजिंग पासवर्ड येस। हालांकि मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने पासवर्ड वहां पे लिखा था। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पासवर्ड सेट है, पासवर्ड यूज किया जा रहा है, ये उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था। अब इस पासवर्ड को रिमूव कर देते हैं, और पासवर्ड रिमूव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें पासवर्ड वाला पार्ट आगे से गायब हो गया है, और यहाँ पे सिर्फ अननोन डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है जो कि ये है। तो ये एरर, ये जो सामने आपको मैसेज नज़र आ रहा है, ये बेसिकली डिबगिंग मोड के लिए ठीक है। जिस टाइम पे आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप डिबगिंग पर्पज़ के लिए ये मैसेज शो करवा सकते हैं, यानी कि कुछ भी आपके डेटाबेस के साथ होता है तो आप एक्सेप्शन जहाँ पे कैच कर रहे होते हैं वो मैसेज शो करवा सकते हैं। तो उससे डेवलपर को पता चल जाएगा कि उसने क्या मिस्टेक की है और उसको फिर फौरन फिक्स कर लिया जाएगा। ओके, अब जो डेटाबेस का नाम है वो ठीक कर देते हैं, टेस्ट। अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश, और देखें एरर मैसेज गायब हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे कुछ डेटाबेस की ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे मैं एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दूँ। मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना चाहता हूँ सेट एट्रीब्यूट वीडियो और इसके बाद मैं लिखूंगा वीडियो एरर मोड अंडरस्कोर एक्सेप्शन। यहां पे मैं एरर मोड सेट कर रहा हूं। मैं इसको बता रहा हूं कि जो एरर मोड है, जो मुझे एरर मैसेजेस नजर आएंगे वो बेसिकली एक्सेप्शन की शक्ल में नजर आएंगे। तो ये मैंने वो मोड सेट किया है यहाँ पे, इस पार्ट का ये मतलब है। तो ये एक्सप्लिसिटली आप सेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इससे रिलेटेड। अगर आप php.net, जो कि php की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाके चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी, कॉन्स्टेंट्स हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड काफ़ी मेथड्स हैं। तो आप उनको डिटेल के साथ देख सकते हैं, उनको रीड भी कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखिए मेरे सामने कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग, कोई भी नोटिस नहीं आया। अब नीचे कुछ क्वेरीज लिखते हैं, और अगेन जो मैं क्वेरीज लिखूंगा वो बिल्कुल सिंपल सी होंगी, जिनमें मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स का यूज़ करूंगा जिसको डिसलाइक किया जाता है। और यहाँ ऊपर से सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, फिर अपडेट, और उसके बाद डिलीट का। तो जिस टाइम पे आप कोई राइट टाइप ऑपरेशन लिख रहे होते हैं उसके लिए आप एग्जैक्ट वाला मेथड यूज़ करते हैं, और जिस टाइम पे आप कोई रीड वाला ऑपरेशन लिख रहे होते हैं उसके लिए आप क्वेरी वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डेटाबेस में डाटा कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर एफ नेम इक्वल्स टू अब्दुल, लास्ट नेम मन्नान, ईमेल @example.com, और इसके शुरू में मैं अब्दुल को बेसिकली कंकैटिनेट कर देता हूँ, प्रीपेंड कर देता हूँ एफ नेम, और इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर देता हूँ str टू लोअर।
यानी कि जो फर्स्ट नेम है उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया, लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद इसको कनकैटिनेट कर दिया जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है उसके साथ, यानी कि example.com को मैंने कनकैटिनेट कर दिया फर्स्ट नेम के साथ। इसको अपेंड भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट फुल नेम भी है। फुल नेम के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ और इसके लिए लिखता हूँ $fname स्पेस .lm। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने आपस में कंकैटिनेट कर दिया। अब यहां पे क्वेरी लिखते हैं SQL इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू यूजर्स, और यहां पे जो टेबल कॉलम्स हैं, टेबल फील्ड्स हैं, उनको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल, वैल्यूज। अब ये वैल्यूज वाला पार्ट आ गया, और यहां पे आके मैं लिखूंगा $fname और उसके बाद $lname, उसके बाद $full name। ये डाटा टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग के साइड्स पे आपको सिंगल कोट्स लगाना पड़ते हैं। मेरे जितने भी वेरिएबल्स हैं देखें, उनके साइड्स पे सिंगल कोट्स आ रहे हैं। फुल नेम के बाद आगे ईमेल है। ईमेल, जो मेरी क्वेरी है वो रेडी हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा $result इक्वल्स टू $db exec, और इसके अंदर ये क्वेरी पास कर दूंगा SQL। उसके बाद नीचे आके एक इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं, और इफ की स्टेटमेंट में आके चेक कर लेते हैं कि इफ रिजल्ट echo operation was successful, else echo operation failed। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीपी वाला जो वेरिएबल है उसको मैं नीचे आके अनसेट कर देता हूँ, यानी कि उसको मैंने नल असाइन कर दिया। अब उसमें जो कनेक्शन का आप कह लिए ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। रिफ्रेश, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। और अगर डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ पे जो लास्ट रिकॉर्ड आ रहा है उसकी आईडी 9 है, और फर्स्ट नेम मोहम्मद है और लास्ट नेम अली है। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश कर देने पे अब्दुल मन्नान, जो कि अभी मैंने इंसर्ट किया, वो आपको यहाँ पे नज़र आ गया। और देखें जो ईमेल एड्रेस में अब्दुल लिखा हुआ आ रहा है वो आपको लोअर केस में लिखा हुआ आ रहा है। और लोअर केस में कैसे आया? क्योंकि मैंने str to lower, ये PHP का एक फंक्शन है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया था। तो ये एक सिंपल बेसिक ऑपरेशन था इंसर्ट क्वेरी का। उसके बाद अपडेट। अब मैं फील्ड्स को अपडेट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल जो अब्दुल मनान है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि अब्दुल मनान फर्स्ट नेम है, अब्दुल मनान खान। अब्दुल मनान ये पूरा फर्स्ट नेम है, और उसके बाद खान इसका लास्ट नेम है। अब ये जो रिकॉर्ड है इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूं, तो अपडेट करने के लिए मुझे इसकी आईडी रिक्वायर्ड होगी, जो आईडी नंबर 11 है। मैं अपने पास किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं आईडी इक्वल्स टू 11। अब यहां पे अपडेट की क्वेरी लिखते हैं, अपडेट यूजर्स सेट
सेट के आगे आप वो कॉलम्स के नाम लिखते हैं जिनको आप सेट करना चाह रहे होते हैं, जिनकी वैल्यू आप अपडेट करना चाह रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में डॉलर एफ नेम कॉमा, उसके बाद लास्ट नेम इक्वल्स टू डॉलर लास्ट नेम, आगे वेयर क्लॉज, क्योंकि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन में इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ और उस रिकॉर्ड की आईडी 11 है। आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। यहां पे देखिए मैंने आईडी वाला वेरिएबल लिखा, लेकिन मैंने इसके साइड्स पे सिंगल कोट्स नहीं लिखे। जैसे मैंने सिंगल कोट्स यहाँ पे लास्ट नेम के साथ लिखे और सिंगल कोट्स मैंने फर्स्ट नेम के साथ लिखे। उसकी वजह यह है कि आईडी एक नंबर है, तो जब भी न्यूमेरिक डाटा आप डेटाबेस में डाल रहे होते हैं या उसकी बेस पे कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे सिंगल कोट्स की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ज़रूरत होती है। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, अगेन ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। और डेटाबेस पे चलते हैं। यहां पे देखें फर्स्ट नेम लिखा हुआ है अब्दुल, लास्ट नेम लिखा हुआ है मन्नान। अभी चेंजेस आपको यहां पे नजर नहीं आ रही हैं, अभी मैंने इस टेबल को रिफ्रेश नहीं किया। अब मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं। ब्राउज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखें जो फर्स्ट नेम बन गया वो अब्दुल मन्नान बन गया, और जो लास्ट नेम है वो खान बन गया। तो मैंने इसको सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। अब वापस आते हैं और यहां पे अब मैं डिलीट वाली क्वेरी यूज करता हूं। अब जो लास्ट रिकॉर्ड मैंने अभी इंसर्ट किया था जिसकी आईडी 11 थी, अब मैं उसको डिलीट करता हूं। तो डिलीट की क्वेरी काफी सिंपल सी है। मुझे ये इतना सा पार्ट डिलीट करना होगा, ये वाला पार्ट डिलीट करना होगा। इसके लिए मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम यूजर्स। ये एक मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूं। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर आईडी। तो सबसे पहले डेटाबेस टेबल की शक्ल देख लेते हैं, उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं ताकि आपको नजर आ जाए। तो देखें जो सबसे आखिरी रिकॉर्ड है वो 11 है। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूं। इसको डिलीट करने के लिए मैं वापस चलता हूं और कोड को एक दफा फिर देख लें। कोड हमारा बिल्कुल ठीक है, डिलीट करने के काबिल है। अब यहां पे आके मैं पेज रिफ्रेश करता हूं। अगेन ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। और अगर पीछे जाते हैं डेटाबेस टेबल पे, यहां पे आपको रिकॉर्ड नंबर 11 नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक डेटाबेस टेबल को रिफ्रेश नहीं किया। इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो जो मैंने रिकॉर्ड डिलीट किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहां से गायब हो जाएगा। वो रिकॉर्ड नंबर 11 है असल में। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और मैंने जैसे ही स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे पास जो आखिरी रिकॉर्ड अब आ रहा है वो 9 आ रहा है और रिकॉर्ड नंबर 11 डिलीट हो चुका है। फॉर कंफर्मेशन अगर मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो ये पेज फिर से जो मेरा कोड है वो एक डिलीट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। किस रिकॉर्ड पे? रिकॉर्ड नंबर 11 पे। लेकिन अब तो एग्जिस्ट नहीं करता और क्वेरी फेल हो जाएगी। रिफ्रेश और देखें ऑपरेशन फेल्ड। और डेटाबेस की जो सिचुएशन है वो सेम है, उसकी शक्ल आपको सेम नजर आ रही है। लास्ट रिकॉर्ड मोहम्मद अली है असल में। ओके, तो ये असल में सिंपल सा डिलीट ऑपरेशन था। तो अब आते हैं सेलेक्ट ऑपरेशन की तरफ। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा ऊपर वेरिएबल्स बने हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूं बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ रूम। और यहां पे कुछ रिकॉर्ड्स को अब चूज करते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उन सबको अब मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। उनको सिलेक्ट कर देने के बाद एग्जैक्ट की जगह पे मुझे अब क्वेरी वाला मेथड यूज करना होगा। तो एग्जैक्ट की जगह पे मैं लिखता हूं क्वेरी। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं, यानी कि जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है इसमें क्या आया है, इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। तो उसके लिए मैं लिखता हूं एको प्री
उसके आगे कॉमा, उसके आगे प्रिंट अंडरस्कोर आर, उसको रिजल्ट पास कर देते हैं, उसके आगे फिर से कॉमा, उसके आगे प्री। तो ये फंक्शन जो मैं यूज कर रहा हूं प्रिंट अंडरस्कोर आर, इसको भी डिबगिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वार डंप भी है, उसके बाद प्रिंट अंडरस्कोर आर भी है। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस टाइम पे जो मेरा रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है। ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप नोट करें ये पीडीओ स्टेटमेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक क्वेरी पड़ी हुई है। क्वेरी स्ट्रिंग का नाम है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। इसमें जो रिजल्ट्स हैं उनको फेच करते हैं। रिजल्ट, जो रिजल्ट के नाम से मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने उसके एक मेथड को कॉल किया जिसका नाम फेच है। अब इसको आउटपुट कराते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें ये तमाम रिजल्ट्स निकल के आ गए। उसमें आईडी नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे असद लिखा है, उसके आगे फिर से असद लिखा हुआ है। ये जो आपको एरे नज़र आ रही है ये इंडेक्स भी है और एसोसिएटिव एरे भी है। ये दोनों का मिक्सअप है जिसे हाइब्रिड एरे भी कहते हैं। मैं इसको हाइब्रिड एरे कहता हूँ। तो ये दो तरह की एरे आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक रहना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इंडेक्स एरे चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एसोसिएटिव एरे चाहिए तो आप फिर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे? जो फेच के नाम से मेथड है इसके अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पे आकर लिखूंगा पीडीओ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फेच एसोक। ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी है, इसको मैंने एक पैरामीटर पास किया है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। असल में ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कांस्टेंट है। आई एम सॉरी, ये एक कांस्टेंट है। तो अगेन ये कॉन्स्टेंट्स के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो php.net के नाम से PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाके इनको देख सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश, और देखें इस दफ़ा मैं कुछ स्पेसिफिक हो गया और जो मुझे रिजल्ट मिला वो एक एसोसिएटिव एरे है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे रिजल्ट जो मिल रहा है वो असल में एरे की शक्ल में ना आए, वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में आए, तो फेच अंडरस्कोर ओबीजे लिखते हैं यहाँ पे। आप इसको बता दें कि मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में मिलना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें इस दफा रिजल्ट जो आ गया वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ गया। ऊपर लिखा हुआ है एसटीडी क्लास ओबीजे ऑब्जेक्ट, आगे पूरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ओबीजे नहीं ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं और अगर आप इन प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम, उसके आगे एरो, और एरो के बाद आप जो जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसकी वजह ये है कि प्रिंट अंडरस्कोर आर वाला फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ और वो 1 रिटर्न करता है, वो हमेशा 1 रिटर्न करता है, क्योंकि उसमें जो भी डाटा आप डिबगिंग के लिए शो करवाना चाह रहे होते हैं वो इवेल्युएट भी करता है उस डाटा को। तो इवेल्युएशन के बाद हमेशा ये 1 ही रिटर्न करता है, इसलिए आ रहा है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट मेरे पास आ गया इसको मैं लूप के अंदर डिस्प्ले करवाऊँ, तो मैं इस लाइन को ज़रा कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर देने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आके लिखता हूँ वाइल, और वाइल के बाद $d, और ये वही पुराना मेथड है जो MySQL वाली लाइब्रेरी में आप यूज़ करते थे, सेम वही मेथड मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ। $result fetch, और फेच के अंदर जाकर मैंने लिखा पीडीओ फेच ओबीजे, और अब मैं यहां पे लिखूंगा एको, और यहां पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगा $d, और जो प्रॉपर्टी मैं यहां पे चूज करना चाह रहा हूं आईडी, और इसके बाद इसके शुरू में लिख देते हैं the ID is this, first name is $d, first name, और उसके बाद लेट्स सपोज लास्ट नेम इज $d लास्ट नेम। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं ये फर्स्ट नेम क्यों लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं लास्ट नेम क्यों लिख रहा हूँ, एल नेम
और आईडी क्यों लिख रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि ये जितनी जितनी भी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं, ये एज इट इज़ यहाँ से आ रही हैं। यानी एफ नेम ये वाला जो कि टेबल के कॉलम का नाम है, एल नेम ये वाला, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये नेम्स यहाँ से आ रहे हैं। ये एग्जैक्ट मैच करने चाहिए इनके साथ। उसके बाद लाइन को ब्रेक कर देते हैं। इसको अब ब्राउज़र में देखते हैं। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखिए जितने रिकॉर्ड से वो निकल के आ गए। दिस इज ID 1, एफ नेम इज असद, लास्ट नेम इज CH, उसके बाद स्मिथ एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6 9। और यहाँ पे जो आपको आईडीज नज़र आ रही हैं वो भी सेम नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 9। मेरे ख्याल से इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा डिटेल शामिल कर दी है मैं उसको निकाल देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। और यहाँ पे मैं टैब यूज़ कर लेता हूँ। ये टैब की इंस्ट्रक्शन है, /टैब। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जो डिटेल आ रही है वो थोड़ी सी क्लियर आपको नज़र आ रही है। ये देखें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्ट करना चाह रहे हैं डेटाबेस में से, तो आप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा काम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ $ID equals to 9। Select all from users where ID equals to $ID। इसको सेव करते हैं। अब इस केस में मुझे सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होगा। रिफ्रेश, ये देखिए रिकॉर्ड नंबर 9। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, तो 12 के नाम से आईडी इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं आया। एक चीज़ यहाँ पे और नोट करते हैं कि अगर क्वेरी फेल होती है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न होता है। क्वेरी फेल होने के केस में जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है इसमें फॉल्स आ जाता है असल में। यानी कि ये जो मेथड है क्वेरी वाला, ये फॉल्स रिटर्न करता है अगर क्वेरी फेल होती है। तो नीचे आके एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ इज ऑब्जेक्ट। अगर तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ फिर उसको डिस्प्ले करवा दो। इसका मतलब ये है इस कंडीशन का। और ये नीचे जो मैंने कोड लिखा हुआ है जो कि इसको प्रिंट करवा रहा है, जो कि रिजल्ट डेटाबेस में से निकल के आ रहा है, इसको मैं इस कंडीशन के अंदर लिख देता हूँ। नीचे एल्स वाला ब्लॉक आ गया, और जो एल्स वाला ब्लॉक है उसमें आके लिख देते हैं एको record with ID does not exist। रिफ्रेश करते हैं। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। एक और काम करते हैं, एक मैं यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता हूँ। आप इसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको चेक बता रहा हूँ, चेक आप कैसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी बेशक सक्सेसफुल थी, बेशक सक्सेसफुल नहीं थी, जो रिजल्ट के नाम से वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है उसमें एक ऑब्जेक्ट आता ही आता है। अगर आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे क्वेरी फेल हो जाने के केस में? इसको आप एक और तरीके से पहले चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एग्जिट और प्रिंट आर में जाके मैं रिजल्ट को आउटपुट करवा देता हूँ डायरेक्टली जब क्वेरी मेरी फेल हो रही है। रिफ्रेश, तो देखें ये मुझे सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। हालांकि क्वेरी फेल हो रही है लेकिन स्टिल सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। लेकिन इसके आगे मैं एक और काम करता हूँ, रिजल्ट वाला मेथड यूज करता हूँ, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। ये मेथड अनडिफाइंड है तो मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूँ फेच। फेच ने अगर कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसका मतलब ये है कि कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इस नाम से। तो मैं इस पार्ट को निकाल लेता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। इस कंडीशन के अंदर आके मैं लिखता हूँ रिजल्ट फेच, यानी कि अगर रिजल्ट्स फेच हो रहे हैं डेटाबेस में से
तो इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें रिकॉर्ड विद ID12 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगेन ये जो मैंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है, आप इस चेक को बेहतर बना सकते हैं। आप यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि कितनी रोज रिटर्न हुई, तो उसकी बेस पे आप यहाँ पे ये चेक्स लगा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो लेसन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, ये काम आप खुद कर सकते हैं, इसीलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आज की वीडियो लेसन के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें आपके साथ मुलाकात होगी, और उसमें मैं प्रीपेड स्टेटमेंट और बाउंडेड पैरामीटर्स की बात करूँगा, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है अगर आप MySQL यूज़ करते हैं या बेशक आप PDO यूज़ करते हैं। वो एक बहुत अच्छी अप्रोच है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वही अप्रोच यूज़ करें। और अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके जहन में, किसी जगह पे कंफ्यूजन आती है, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, और कमेंट्स करें। जो मेरी वीडियोस हैं अगर आप उनको लाइक करते हैं तो आगे शेयर करें। हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ शेयर करें तो उसका भी फ़ायदा हो जाए, उसका भला हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।